बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ टीएसएम। उसको मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में रीड करूंगी। सबसे पहले सोचते हैं कि इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल मेंटल इलनेस हैड जस्ट वन लेबल, idiocy, insanity. That was it. No depression, no anxiety, no PTSD, just one big bucket for everything that made the mind behave differently. सोचिए एक ऐसा जमाना था जब जहनी बीमारी की सिर्फ एक ही शनाख्त थी, बेवकूफी, पागलपन। बस। न डिप्रेशन, न एंजाइटी, न पीटीएसडी। दिमाग के हर मसले को एक ही खाने में डाल दिया जाता था। वेल, दैट्स एग्जैक्टली हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स क्लासिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स बैक इन 1840 ड्यूरिंग द इन इट्स फर्स्ट सेंसस. And today we are going to travel through time from that single crude label all the way to the highly redefined या रिफाइंड DSM-5 TR we use now. यही हाल 1840 की मर्दमशुमारी में था और आज हम वक्त के सफर पर निकलेंगे इस एक कच्चे से लेबे से लेके आज के जदीद DSM-5 TR. The very beginning 1840 census, back then the government wanted statistics on mental illness, but instead of categories, they gave one option, idiocy, insanity. This was less about medical understanding and more about counting. सबसे पहला कदम 1840 की मर्दमशुमारी। इस वक्त हुकूमत जहनी बीमारी के बारे में अदाद-ओ-शुमार चाहती थी, मगर जिमरे की बजाय यानी टाइप्स या एग्जाम्पल्स की बजाय एक ही ऑप्शन था, इडियोसी, इंसैनिटी यानी बेवकूफी या पागलपन। ये तबई समझ बूझ से ज्यादा एक हिसाब किताब था। 1880 census, 7 categories. Fast forward 14 years and things got a little more detailed. Mania, probably what we call bipolar disorder today, melancholia, depression, manomania, yeah, monomania, obsessive preoccupation like OCD, braces, weakness from neurological diseases, dementia, same as today's term, dysphomania, dipsomania, uncontrollable craving for alcohol. Epilepsy, still primitive but progress was happening. 1880 की मर्दमशुमारी के अंदर जो है वो 7 इकसाम का जो है वो लाइक जो है वो एक मर्दमशुमारी हुई या एक 7 किस्म की बीमारियां जो है जहनी वो निकल के सामने आई। तो 40 साल बाद कुछ पेशरफ्त हुई और दर्जैल 7 इकसाम सामने आई। मेनिया, आजकल के बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी हकीकत, मेलनकोलिया, डिप्रेशन, मोनोमेनिया, किसी एक ख्याल में जुनून जैसा कि ओसीडी, किसी हद तक उसमें मुबतला रहना, प्रेसिस, असाबी कमजोरी, डिमेंशिया, बुढ़ापे या बीमारी से याददाश्त का कम होना, डिप्सोमेनिया, शराब पीने की लत, एपिलेप्सी में। क्योंकि आपको पता है ये जो सेंसस था वो यूरोपियन कंट्री के अंदर हुआ और वहां पे शराब पीने का रुझान बहुत ज्यादा है, तो वो एक चीज वो भी निकली बिकॉज वी नो कि हमारी जो ड्रग रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उसके अंदर सब्सटेंस रिलेटेड ड्रग रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसके अंदर फिर वो बाद में अभी एक बड़ी अच्छी कैटेगरी के तौर पर आ गया। उसमें फिर जो उसको लेने से इंटॉक्सिकेशन से विड्रॉल से जो सिम्टम नजर आती है फिर वो आगे जाके डेवलप हो गए। ठीक है जी। उसके बाद 1917 द ग्रैंड मदर ऑफ डीएसएम, कैसे कह लेंगे, डीएसएम की दादी जो है वो 1917 में आई। Enter the statistical manual for the use of institution for the insane, developed by the group that would become the APA. APA, अच्छा, APA के एक ग्रुप ने जो है वो ये डेवलप किया था। ठीक है जी। सबसे पहले ग्रुप ये APA, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, it now had 22 disorder. It was meant for hospitals and asylum, not everyday clinical practice. ठीक है जी। 1917 DSM की दादी, यहाँ आया था स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर द यूज ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंसेन। ठीक है, ये APA अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के इब्तदाई ग्रुप ने बनाया। इसमें 22 बीमारियां दर्ज थी। ये ज्यादातर अस्पतालों और जहनी मरीजों के इदारों के लिए था।
ठीक है जी। उसके बाद आया हमारे पास द आईसीडी कनेक्शन, द मोस्ट लाइक आस्क क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट्स के ये आईसीडी क्या है, ये कोड्स हम क्यों यूज करें। सो आईसीडी स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिसका जिक्र मैंने पिछली क्लास में भी किया था। जैसे हमारे पास डीएसएम है, सिर्फ नफसियाती बीमारियों से रिलेटेड है, ऐसे पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली आईसीडी है जो कि अब 12 हो चुका है। जैसे हमारे पास DSM-5 TR है, ऐसे आईसीडी जो है 12 है, जिस जो उसको तमाम साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और मेडिकल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उसके अंदर ग्लोबली जितनी भी बीमारियां वक्त के साथ सामने आती जा रही हैं वो सब उनके अंदर वो दर्ज है। सो ग्लोबली द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD started in 1851 to record cause of death by 1949. It included mental disorders. The US wanted its own version, and this collaboration gave birth to the DSM. So इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन का ताल्लुक क्या है डीएसएम के साथ। दुनिया में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का आगाज 1851 में अमवात के असबाब लिखने के लिए हुआ कि अगर जो इंसान की डेथ हो जाती है उसका कॉज क्या है। 1949 के अंदर जो है, इसके अंदर जो है वो जहनी बीमारियों को भी शामिल किया गया। अमेरिका ने इससे फायदा उठाकर अपना वर्जन जो है वो एक डीएसएम का बना लिया जो सिर्फ और सिर्फ नफसियाती बीमारियों से मुताल्लिक था। अच्छा जी, लेट्स गो टू द फर्स्ट वेरी फर्स्ट डीएसएम जो कब आया, वो 1952, 1952। बिकॉज दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन पीपीएससी इन योर इंटरव्यूज कि जी डी सबसे पहले जो है वर्जन कब 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 आया, उसमें क्या क्या खास था। The first DSM had 106 disorder heavily influenced by the psychodynamic theory. It used the term reaction, for example, depressive reaction based on Adolf Mayer's idea that disorder were responses to life, stress, personality and biology. अच्छा, इसके पीछे एक स्टोरी है कि एक साइकोलॉजिस्ट था एडोल्फ मेयर। ठीक है जी। उसने अपनी एक रिसर्च कंडक्ट की और उसका कहना था कि कोई भी जो नफसियाती बीमारी आती है वो किसी रिएक्शन के तौर पर आती है, यानी कि आपको मुआशरे में कोई मसला होता है, या आपको कोई मेडिकली मसला होता है, या आपको कोई लाइफ स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है। उसकी बात उस दौर में काफी हद तक जो थी वो दुरुस्त थी। बिकॉज आज के दौर में when we talk about the mental disorders we also talk about the risk factors and the causes, जिसको हम etiology का नाम देते हैं कि भाई ये मसला उठा कहाँ से है। जो DSM-1 था वो कब आया था, वो 1952 में आया था। जिसके अंदर कितनी बीमारियां थी, उसके अंदर 600 बीमारियां थी। ठीक है। और ज्यादातर साइकोडायनेमिक नजरिए पर मबनी था। साइकोडायनेमिक जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो है वो नफसियाती हरकियत, ठीक है, जिसके अंदर हम डिफरेंट अपनी पैटर्न्स को देखते हैं, जो कि ये अप्रोच किसकी है, सिगमंड फ्राइड की भी है कि लाइफ बचपन से चाइल्डहुड से मसले मसाइल खड़े होते हैं, दुआ के जाके वो नफसियाती मसाइल का जो है एक डिसऑर्डर बन जाता है। इसमें रिएक्शन का लफ्ज इस्तेमाल होता था, जैसे डिप्रेसिव रिएक्शन। ये एडोल्फ मेयर के नजरिए से मुतासर था कि जहनी बीमारी शख्सियत के माहौलियाती, समाजी और हयातियाती दबाव का रद्द-ए-अमल है। हयातियाती मतलब बायोलॉजिकल। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है DSM-2। कब आया था ये, 1968 के अंदर। इसके अंदर कितने डिसऑर्डर थे, 182। DSM-1 कब आया था, 1952 में। DSM-2 कब आया, 1968 में। और इसके अंदर कितने डिसऑर्डर थे, 182। ठीक है जी। सो नाउ 182 डिसऑर्डर स्लाइटली मोर डिस्क्रिप्टिव एंड लेस ट्राई टू फ्रॉडियन लैंग्वेज, यानी कि सिगमंड फ्राइड की लैंग्वेज से ये अलग थे। बट देन केम अप अ शेक अप द रोजन हैड स्टडी 1973 where healthy people pretend to hear voices, got admitted to hospitals, and even when behaving normally was still seen as mentally ill. This raised big question about diagnostic accuracy. अच्छा जी। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब DSM-2 आया वो 1968 के अंदर आया और इसमें 182 बीमारियां शामिल थी। और जुबान ज्यादातर एक्सप्लेनेटरी थी, ज्यादा वजाहत की गई थी। ठीक है जी। मगर फिर रोजन हेड की 1973 की स्टडी ने एक हलचल मचा दी। सेहतमंद लोगों को अस्पतालों में मरीज बनकर दाखिल हुए और नॉर्मल रवैयों को भी बीमारी समझा गया। इस तशखीस के मेयार पर सवाल उठे। अच्छा, रोजन हेड भी एक साइकोलॉजिस्ट, उसने क्या किया कि सेहतमंद लोगों को हॉस्पिटल्स में दाखिल करा दिया कि जी ये इनको कोई नफसियाती मसला है। अब जो वहां के साइकियाट्रिस्ट थे, उस टाइम में साइकोलॉजिस्ट नहीं हुआ करते, साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने उनके नॉर्मल बिहेवियर को भी कहा भाई ये नॉर्मल। ठीक है। ऐसे ही है जैसे हम किसी बंदे को सेहतमंद इंसान लेकिन हम उसको किसी मेंटल असाइलम में भेज दें तो पीपल विल थिंक ना कि शायद उसको कोई नफसियाती मसला, उसका हर एक्ट हर बिहेवियर। एक क्वेश्चन खड़ा हो गया
कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि इस बंदे को नफसियाती मसला है और उसको नहीं है, ठीक है। सो फिर वो आगे जाके टूल्स एंड इंटरव्यू स्ट्रक्चर, फिर बहुत सारी चीजें बनी। तो फिर जब ये सवाल खड़ा हुआ तो फिर उसके मद में तो कुछ नया आना था, तो फिर आया DSM-3। कब आया? 1918 में, एक रेवोल्यूशन जिद्दत के साथ, ठीक है जी। दिस वॉज द मोस्ट परफेक्ट DSM at that time. So this was psychiatry's turning point, specific diagnostic criteria instead of vague descriptions, ठीक है, कि ऐसी सादी सी कि जी साल ये मेलनकोलिया है, ये जी इसको डेप्सोमीनिया है, इसको जी एपिलेप्सी है, नहीं। इट वॉज मोर स्पेसिफिक, डिस्क्रिप्टिव, साइंस उसके अंदर जो है एग्जाम्पल दी गई थी। सो multi-axial system, 5 axis, clinical disorders, personality disorder, medical issues, stress and functioning. Most of the time we have asked the question कि multi-axial system क्या था, ठीक है जी। multi-axial system कब आया था? 1980 के अंदर। उसके अंदर क्या था? 5 axis थे, ठीक है, महवर थे। उसमें 5 महवर क्या थे? कि क्लिनिकल डिसऑर्डर एक, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दो, मेडिकल इश्यूज तीन, स्ट्रेस 4 एंड फंक्शनिंग 5, ठीक है जी। जैसे अब हमारे पास 19 चैप्टर है ना, ऐसे तब 5 थे कि क्लिनिकल डिसऑर्डर को एक जगह पे रखा गया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को दूसरे महवर में, तीसरे मेडिकल इशू, चौथे में स्ट्रेस और पांचवे में फंक्शनिंग, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी मुतासिर हो सकती है। सो डिसीजन ट्रीज फॉर डायग्नोसिस, greater cultural and gender awareness, this made diagnosis for more reliable and scientific। अच्छा जी। सो DSM-3 एक इनकलाब था, ये एडिशन एक बड़ा मोड़ था, मखसूस तशखीसी मेयार था। इसके अंदर 5 पहलू थे: क्लिनिकल बीमारियां, शख्सियत की खराबियां, समाजी बीमारियां, समाजी दबाव और फंक्शनिंग, ठीक है जी। डिसीजन ट्री थी क्या था? दिस इज ऑल्सो द इंटरेस्टिंग पॉइंट के हमने जो है वो किसी भी डिसऑर्डर को जो है ना, उसकी कल्चर की बेस पे, उसकी जेंडर की बेस पे, और फिर उसके बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हुए जो है हमने डिसऑर्डर को जो है वो डायग्नोज करना, ठीक है। इससे तशखीस ज्यादा साइंसी और काबिल भरोसा बनी। उसके बाद हमारे पास आया, क्योंकि देखिए, जब कोई भी चीज, इंसान जो है ना खुद रेवोलेट होता रहा है, रेवोल्यूशनरी चीज वो रहा है, ठीक है, इंसान, तो फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसकी मेंटल हेल्थ रेवोल्यूशनरी, तो वक्त के साथ साथ चेंजेस आते रहे। सो उसके बाद हमारे पास आया DSM-3R। आर का मतलब था रिवीजन। कब आया? 1987, यानी कि 7 साल बाद। Refined the criteria, recognized categories, and added hierarchical rules, meaning you had to rule out medical conditions before diagnosing a psychiatric one, ठीक है जी। इसमें क्या आया? तशखीस के म्यार में निखार आया, जमरों की तंजीमें नो हुई, यानी कि जो जो 5 हमारे पास एक्सिल थे, उनको मजीद जो है उस पर रिसर्च करके उसको मजीद जो है बेहतर किया गया। और हेरारिकल रूल्स शामिल है, यानी जिस्मानी वजूहात को पहले खत्म करना जरूरी था। अच्छा, हेरारिकल रूल्स क्या था? कि आपने जो है सबसे पहले रूल आउट करा, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास पेशेंट आएगा, पहले वी विल डू द मेडिकल चेकअप्स, इफ द पेशेंट नीड्स साइकेट्रिक हेल्प उसकी तरफ रेफर किया जाएगा, मेडिकल हेल्प उस डॉक्टर की तरफ रेफर किया जाएगा। देन जब हमारा यकीन हो जाएगा कि नहीं, इसका मसला प्योरली जो है वो साइकोलॉजिकल है, देन वी विल डील, तो उस तरह से हल किया जाए, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आया DSM-4। कब आया? 1994 में। और उसके बाद हमारे पास DSM-4 TR। कुछ ज्यादा फर्क नहीं था DSM-4 और 5 के अंदर, बस थोड़ी टेक्स्ट रीजन थी, ठीक है जी। उसमें कितने डिसऑर्डर शामिल हुए? टू टू नाउ 297 डिसऑर्डर्स बिल्ट ऑन ग्लोबल रिसर्च। DSM-5 TR अपडेटेड प्रेवलेंस रेट एंड टैक्स बट केप्ट द सेम स्ट्रक्चर। सो DSM-4 और DSM-4 TR के अंदर 297 बीमारियां ही रही दोनों के अंदर, ठीक है जी। लेकिन क्या हुआ इसमें? जो कह लें कि कंटेंट था वो मजीद बढ़ा, ठीक है, और उसको मवाद और शरह फैलाव को अपडेट किया, मगर ढांचा वही रखा, यानी मल्टी एक्सियल सिस्टम ही रहा। अच्छा जनाब, उसके बाद द बिगेस्ट रेवोल्यूशन, द मॉडर्न एरा, DSM-5 आया। कब आया? 2013 के अंदर। तो इसमें जो है मल्टी एक्सियल सिस्टम खत्म कर दिया गया, ठीक है जी। After 14 years of revisions, the multi-axial system was dropped. Disorder was recognized by lifespan development from childhood to later life. New diagnosed appeared. Disruptive mood dysregulation disorder ऐड किया गया, hoarding disorder ऐड हुआ, binge eating disorder ऐड हुआ। Also, a dimensional approach was added, rating severity rather than just saying yes no to diagnosis। अच्छा जी। इसमें क्या हुआ कि 14 साल की तैयारी के बाद मल्टी एक्सिस सिस्टम खत्म कर दिया गया। बीमारियां उम्र के लिहाज से तरतीब दी गई, बचपन से बुढ़ापे। जैसे आपको पता है कि अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अबाउट 4 to 5 ईयर से डायग्नोसिस, 5 ईयर में डायग्नोस करना, और देन फिर आपके लास्ट पे है न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर वो बुढ़ापे की बीमारी जैसे डिमेंशिया है या उससे रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है जी। सो ये लाइफ स्पैन आ गया। दूसरी इसके अंदर खास बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर एक जो है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर ऐड हुआ, DMD, होर्डिंग डिसऑर्डर, HD, बाइंज ईटिंग डिसऑर्डर ऐड हुआ। इसके अलावा डिमेंशियल
डिमेंशंस कौन सी हैं जो हम जिक्र करते हैं, पर्सनल डोमेन, सोशल डोमेन, ऑक्यूपेशनल या एकेडमिक डोमेन। अगर इनमें मसला होगा तो ही हम डाइव, ऐसे नहीं होगा कि हम कहेंगे ये सिम्टम मौजूद है और उससे उसकी किसी भी लाइफ के अंदर यानी पर्सनल, एकेडमिक, सोशल, ऑक्यूपेशन के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं आया तो हम उसको फिर डायग्नोज नहीं करेंगे। दैट इज समथिंग प्रॉब्लम दैट विल गो फॉर द काउंसलिंग। ठीक है जी। रेटिंग सिविरिटी, रादर देन जस्ट सेइंग यस और नो, तो क्या हम हमारे पास स्केल डेवलप फॉर्म में आए। ठीक है जी। कि इतना हो तो ये सिविरिटी, जैसे हमारे पास है ना कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, ये इसके अंदर ये बहुत